हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर मैंने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पर बताया हुआ था। ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसमें देखो मैं इसको पॉइंट वाइज के रूप में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे जल्दी और आसानी से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहला मैं क्या करूँगा, पहले तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, या फिर बोल सकते हो थोड़ा डेफिनेशन वगैरह दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करूँगा, मतलब उसमें हम लोग प्रायोगिक व्यवस्था बनाएंगे और जो भी वहाँ पे घटना हो रही है उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखो जो प्रायोगिक व्यवस्था है ना, उसको डायग्राम के थ्रू आप उसको थ्योरी बना के लिख लेना। ठीक है, जिससे क्या है, डायग्राम के थ्रू बनाओगे ना तो उसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका जो कुछ निष्कर्ष निकले हैं या रिजल्ट आए हैं उसको देखेंगे। ठीक है, ये मैं लगभग 4 पॉइंट में इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करेगा, ये 2 नंबर में भी डायरेक्ट निष्कर्ष को पूछ सकता है कि इसका क्या क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या इसके रिजल्ट आए थे, ऐसे करके ना 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। उसके बाद जो रिजल्ट आया हुआ है इसको व्याख्या किए थे। ठीक है, तो व्याख्या भी 2 तरीके से किए हुए थे। पहला तो क्लासिकल मैकेनिक्स मेथड से किया गया था, जो कि कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कम्प्लीटली क्या, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ऐसा समझ लो। उसके बाद में आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी से क्या किया, इस जो रिजल्ट आया हुआ है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जिससे पूरा एक्सप्लेन हो गया। और इन्होंने मतलब जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में जो प्लांक थे, उन्होंने क्या बोला था कि एनर्जी जो है क्वांटा के फॉर्म में होता है या फिर एक पैकेट के रूप में होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, तो ये वाला जो थ्योरी था ना, इसी को ही बेस रखकर आइंस्टीन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, जिससे ये क्या हुआ, पूरा एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था उसमें 1-2 फार्मूला भी आएंगे। उस फार्मूला से क्वेश्चन भी बनते हैं और ये फर्दर तुम्हारे आगे काम भी आएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आया हुआ है तो उस फार्मूला के थ्रू उसको कैसे एक्सप्लेन किया है वो भी यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसको बड़ा नहीं खींचूँगा, कोशिश करूँगा जितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, अभी देखो वीडियो देखोगे, यहाँ से पूरा थ्योरी समझ लोगे। ठीक है, क्या है कैसे है, पूरा नोट्स तो यहाँ पे लिख नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ जितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना नोट्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो बुक है, मैं आरपी गोयल बुक फॉलो करता हूँ, यूनिफाइड फिजिक्स का जो आता है, तो वहाँ उसका मैं पीडीएफ ना आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम में भी डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे इसको डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेनली टॉपिक समझ में आ गया ना, मैं कौन कौन सा टॉपिक से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसी टॉपिक वाइज से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। तो देखो, प्रकाश जो वैद्युत प्रभाव है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, फोटो होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मतलब फोटो कहाँ से निकलेगा, तो जो लाइट आता है उसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, फोटोन बोल देते हैं या फोटो बोल देते हैं। ठीक है, अब जो लाइट है वो किसी भी एक मेटल या मेटल के जो सरफेस है उससे टकराएगा, तो क्या करेंगे, जो लाइट उससे टकराया तो अपना एनर्जी क्या कर देगा, उस जो मेटल का सरफेस है उसके जो मेटल है उसके जो एटम है उनको दे देंगे। अब वो एटम जो है वो क्या करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे। अब एटम एक्साइट होंगे तो वहाँ से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। यही जो उत्सर्जन है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रिक या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, जो उत्सर्जित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये आप लोग ना 2 या 3 लाइन में 2 या 3 लाइन की परिभाषा इसमें लिख लेना। ठीक है, मैं स्क्रीन पे शो करा देता हूँ कि परिभाषा कैसे लिखना है। और इसका जो सर्वप्रथम जो प्रायोगिक जो अरेंजमेंट था ना, प्रयोग करके जिसने देखा, उनका नाम था हॉलवेक्स। ठीक है, उन्होंने 1888 के आसपास में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। क्या किया उन्होंने, कोई भी जो धातु तल है, जैसे कि मान लो जस्ता है, ठीक है, जस्ता जिंक जिसको बोलते हैं, वो धातु का तल ले लिए। उसमें क्या किया उन्होंने, लघु तरंग दैर्ध्य वाले इन द सेंस अल्ट्रा वायलेट किरण जो है, पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है, उनको क्या किया, उस धातु तल पर इंसिडेंट करवाया या फिर उस पर क्या किया, आपतित करवाया। तो उससे क्या होने लगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे, उत्सर्जित होने लगे। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में इतना लिख सकते हो। अब देखो, बात करते हैं इसके आगे, बात करेंगे हम लोग प्रायोगिक व्यवस्था की या फिर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, मैं इसको डायग्राम को पहले बता देता हूँ। देखो, इसमें क्या होता है, एक निर्वात बल्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे बना के बता देता हूँ।
ये निर्वात बल्ब हो गया। इसके एक सिरा में क्या करेंगे हम लोग, धातु का एक चक्ति लगा देंगे, जो बताया जस्ते के जो लगाते हैं वो, ठीक है। इसको मैं नाम दे दिया ए। उसके बाद एक और दूसरा धातु का हम लोग क्या कर देते हैं, एक जाली लगा देते हैं, जिसको मैं नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एक हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको बोलते हैं धारा मापी, ठीक है। इसको मैं डिनोट करता हूँ जी। इसमें क्या होता है, जैसे इस परिपथ में क्या होगा, मान लो करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें विक्षेप दिखाई देता है। इसका जो सुई रहता है वो ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा। देखे होगे गैल्वेनोमीटर, तो 9वीं 10वीं क्लास में भी हम लोग एक दो एक्सपेरिमेंट किए थे इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मैं एक बैटरी भी जोड़ दूंगा। तो बैटरी जोड़ूंगा ना, वो इस टाइप से जोड़ूंगा कि इसका जो ऋण सिरा है वो गैल्वेनोमीटर साइड रहे, और जो धन सिरा है वो इस बी धातु साइड रहे, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। प्लस माइनस समझ में आता है ना। ऐसे छोटा डंडी में अगर कर रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और बड़ा डंडी कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होता है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। बीच में चाहो तो ऐसे ऐसे बना सकते हो, प्लस माइनस करके। ये हम लोग का सिंपल सा एक अरेंजमेंट हो गया, जो किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। अब ये जो चकती है ना, ए धातु की चकती है, ये मैं जस्ता का ले लिया हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसी में ही हम लोग प्रकाश आपतित कराएंगे, लघु तरंग धैर्य वाले इन द सेंस पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, या फिर इसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट इसका क्या होता है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो बहुत ही कम होता है। लाइट के बारे में पढ़े होगे ना, लाइट का एक स्केल होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। सबसे कम किस में होता है, गामा में होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे, ये सब में बहुत कम होते हैं। एक्सरे के बाद फिर हम लोग का आता है ये यूवी लाइट, ठीक है। यूवी लाइट के बाद आप लोग पढ़े होगे विबग्योर, ठीक है, जो हम लोग को लाइट 7 कलर दिखाई देता है ना, वो ये इसका थोड़ा ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में। इसके बाद इससे और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास विबग्योर के बाद आता है तुम्हारा इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। इसके वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होने लगते हैं ना कंपेयर टू पहले वाले। इंफ्रारेड के बाद इसी को शायद माइक्रोवेव भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव। इसके बाद आता है फिर तुम्हारा रेडियो, ठीक है। ऐसे करके ना ये क्या होता है, अलग अलग इधर का वेवलेंथ बहुत कम होते जाता है और इधर का वेवलेंथ बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्केल होता है, इसको आप गूगल में सर्च मारोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पराबैंगनी ये वाला यूवी लाइट, जिसका वेवलेंथ क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जो हम लोग को लाइट दिखाई देता है ना विबग्योर, उससे काफ़ी कम होता है। तो वो वाला लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं, जिससे क्या होने लगते हैं। अब देखो, इससे जब ये इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे धातु का जो तल है, इसमें क्या होंगे, इसको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि इस पराबैंगनी प्रकाश में एनर्जी होगा। अब जैसे ही एनर्जी इसको मिलता है तो ये जो धातु है ये एक्साइट हो जाते हैं, और इसको जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। और किधर जाते हैं, ये जो बी है ना, इसके ओर जाने लगते हैं। अब बी की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे धारा बहना स्टार्ट हो जाता है। जैसे धारा बहना स्टार्ट होता है, इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप दिखाई देता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअली में यहाँ पे धारा बह रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवाए, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका मतलब क्या है, करंट जनरेट होना स्टार्ट हुआ, करंट का प्रवाह हुआ। इसी को सिंपल सा हम लोग भाषा में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ज़्यादा कोई प्रपंच नहीं करना है। एक बार मैं बता देता हूँ कि इसमें थ्योरी में कैसे लिखोगे इसको। तो देखो इसमें कैसे लिख सकते हो, इसमें एक निर्वातित कांच के एक बल्ब ए में जस्ते की एक चकती, ठीक है। ये जो निर्वातित बल्ब है, निर्वातित बल्ब इन द सेंस इसके अंदर में कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए, नहीं कोई भी गैस नहीं होना चाहिए, ना वायु होना चाहिए, ना कुछ भी नहीं होना चाहिए। निर्वात मतलब समझते हो ना, जहाँ निर्वात स्थिति हो, जैसे कि अपना स्पेस, वहाँ पे निर्वात की स्थिति रहता है, कोई भी गैस नहीं रहता, वैसी स्थिति होना चाहिए, ठीक है। तो एक कांच के बल्ब ए में जस्ते की एक चकती तथा बी किसी अन्य धातु की एक जाली रहती है, ठीक है। और इनका संबंध एक बैटरी, इसको बी नाम दे सकते हो, बैटरी है तो, ठीक है, एक बैटरी बी और एक धारा मापी या गैल्वेनोमीटर जी से कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में जब हम लोग यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कोई प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है, मतलब धारा ही प्रवाह नहीं हो रहा है, धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये शून्य पे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें पराबैंगनी प्रकाश इंसिडेंट कराते हैं तो जो चकती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है, जो कि गैल्वेनोमीटर पर विक्षेप प्राप्त होने से पता चलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस परिपथ में धारा बह रही है, और इस धारा बह रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बस आपको इतना ही लिखना है जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो बताया ना, मैं निष्कर्ष जो निकलता है
ठीक है। निष्कर्ष जो निकला है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। निष्कर्ष इन द सेंस जो रिजल्ट आया हुआ है उसका। देखो मैं क्या है ना थोड़ा हिंदी मीडियम में पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में और भी वीडियो मिल जाते हैं यूट्यूब में, बट हिंदी मीडियम में क्या है मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम वाले रहते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो उनके लिए खासकर ये बेनिफिट होगा वीडियो से। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, निष्कर्ष में हम लोग इसको 4 पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। अब 4 पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग समझ लोगे ना तो फिर कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है। एकदम ईजी सा है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे। देखो सिंपल सा परिभाषा है, यहाँ पे जैसे परावैंगनी प्रकाश इस पर लाइट जो है इस धातु पर पड़ रहा है, तो इस धातु का कोई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होगा ना, जिससे उससे ज़्यादा लाइट आएगा तभी तो वो बाहर निकल पाएगा। जैसे यहाँ पे समझ लो, ये मान लो एक धातु का एक क्या है, धातु का एक टुकड़ा है समझ लो। ठीक है। जिंक का है या एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है, कुछ भी धातु का ले लो। तो इस पर मान लो कुछ कम वेवलेंथ का लाइट आ रहा है, या फिर ज़्यादा वेवलेंथ ना, वेवलेंथ में ध्यान रखना, ज़्यादा बोलूँगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये बात समझते हो ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या होता है 1/λ, मतलब अपोजिट रिलेशन होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ लैम्डा का मान कम होगा तो फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा, लैम्डा का मान मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मान कम, मतलब उल्टा बोल सकते हो, एक दूसरे का ये क्या होगा अपोजिट होगा। लैम्डा का मान कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, लैम्डा का मान यदि ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी का मान कम है। तो अब यहाँ पे देखो मान लो इसमें कम फ्रीक्वेंसी का या फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ। ठीक है। पहला मैं क्या बोला, कम फ्रीक्वेंसी का मैं लाइट इंसिडेंट कराऊंगा, तो इस धातु के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा एक्साइट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति है या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है, इसको एक्साइट ही नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है। और मैं इसको थोड़ा और बढ़ाते जाऊँ, अभी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी आवृत्ति या जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं बढ़ाऊँगा। अब इसको मान लो मैं बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है, ज़्यादा कर दिया, तब क्या होंगे, इसके जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसको वो पार कर जाएगा। ठीक है। हर एक धातु का क्या होता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, उससे ज़्यादा का उस पर क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगा, तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है। सब धातु का अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसी को, देहली आवृत्ति। बचपन में पढ़े होगे ना, ये छोटी कक्षा हम लोग पढ़े थे, याद है मेरे को। ठीक है। देहली आवृत्ति, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी। ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से जो हम लोग लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तभी उस जो धातु की चकती है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई मान लो एक व्यक्ति है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बार बार मार रहे हैं, तो पहले तो 1-2 बार मारे तो क्या होगा, वो चुपचाप सह लेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग अति कर देंगे, बार बार उसको मारते ही जा रहे हैं, 10 बार 12 बार मार दिए, तो क्या वो सहेगा, नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा, फिर वो भी एक्साइट हो जाएगा और वो भी आपको मारेगा, या फिर वो भी अपना कुछ हरकत करेगा। ठीक है। कुछ उसका प्रतिक्रिया देगा, तो बस वही है। तो जब तक वो सह रहा है, कुछ एक मिनिमम क्राइटेरिया है, कुछ मिनिमम टाइम होगा जब तक वो सहेगा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, या तो इतना तक सह लेगा। तो जो मान लो 3 बार में वो 3 तक सह लिया, तो 3 जो है ना वो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाएगा, देहली आवृत्ति हो जाएगा, समझ लो। उससे ज़्यादा का मैं मारूँ, मैं चौथा बार उसको मार दिया तो क्या होगा, वो आग बबूला हो जाएगा और हमारे ऊपर फिर अटैक करेगा। ठीक है। या फिर ऐसी एनिमल में समझ सकते हो, शुरू में जैसे कुत्ता हो गया, गली में क्या होता है, उसको 1-2 बार ऐसे में पुचकारोगे तो कुछ नहीं करता। ठीक है। उसके बाद उसको बार बार परेशान करोगे तो क्या होने लगता है, वो भी पागल हो जाएगा ना भाई, अब उसके बाद वो आपको अटैक करेगा। सेम वही कहानी है। तो धातु का जो एक मिनिमम आवृत्ति होती है जिसको देहली आवृत्ति बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उससे ज़्यादा का यदि उस पर क्या होंगे, उससे ज़्यादा आवृत्ति के उसमें प्रकाश आपतित होंगे, तब क्या होगा, उस धातु के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और उससे फिर इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो ये हमारा सबसे निष्कर्ष में पहला पॉइंट था। ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव होता है जबकि धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो न्यू है वो एक निश्चित न्यूनतम मान न्यू जीरो से अधिक हो जाती है। इस न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो को दी गई धातु की क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। क्या होगा, ये जो हम लोग लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं न्यू आवृत्ति की, इसका मान इस धातु तल की एक न्यूनतम मान होती है, न्यूनतम आवृत्ति होती है न्यू जीरो, जिसको देहली आवृत्ति बोलते हैं। इसका मान, न्यू का मान इस न्यू जीरो के मान से ज़्यादा हो जाएगा तभी इस धातु तल से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना पॉसिबल होता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, न्यू का मान
न्यू का मान देहली आवृत्ति न्यू जीरो के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, मान से अधिक होना चाहिए। ठीक, इसका नोट्स का चिंता मत करो, मैं नोट्स से या फिर जो बुक का थ्योरी है ना उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको यहाँ पे मेन समझना है। आप सब चीज़ को तो लिख नहीं सकता, मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करें दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट देखो एकदम ईजी से है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक धातु है, इसमें से बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, इस धातु में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हुआ, ये ऐसा पराबैंगनी प्रकाश लाइट हुआ है। अभी क्या होगा, ये जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इधर गमन कर रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो गतिज ऊर्जा है, ध्यान रखना, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, गतिज ऊर्जा, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी, ये किस पर डिपेंड करती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइट आ रही है, पराबैंगनी जो प्रकाश आ रही है, इसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसकी जो संख्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कि दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कि तीन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कि असंख्य इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये किस पर डिपेंड करती है। तो ये जो प्रकाश आपतित हो रही है, पराबैंगनी प्रकाश जो इन पर इंसिडेंट हो रही है, इसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ठीक है, तीव्रता पर डिपेंड करती है। ये दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर 2 नंबर में पूरे चारों पॉइंट को पूछ सकता है, या 6 नंबर में पूरे टॉपिक को पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति पर डिपेंड करती है, और जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, कि कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करती है, वो जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं ये गतिज ऊर्जा क्या है, आवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पता ही है, उसका संख्या कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन निकल रही है, और तीव्रता क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आवृत्ति और तीव्रता में अंतर क्या होती है। देखो आवृत्ति क्या होती है, जैसे कि ऐसा समझ लो, ये जो है, पहले मैं तीव्रता को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तीव्रता क्या होती है, एक्चुअली में चमक होती है। तीव्रता जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे मैं इंसिडेंट कराया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस लाइट का कुछ क्या होगा, वेव है, क्योंकि वेव फॉर्म में होता है लाइट। ठीक है, तो वेव फॉर्म में कुछ इस टाइप से क्या करेगा, ये ट्रैवल करेगा। हमको क्या सिर्फ एक लाइट के हमको सीधा एक रेखा के रूप में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में होता है क्या है, ये ऐसा हम लोग पढ़े थे 12वीं क्लास में था शायद, 11वीं या 12वीं क्लास में, तरंग चैप्टर वेव है ना, इसमें हम लोग पढ़े थे श्रिंग, जो ये हाई वाला जो होता है इसको श्रिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं, ये पढ़े थे ना छोटी कक्षाओं में। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये एक साइनोसोइडल वेव फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मान लो इसमें एक और लाइट इंसिडेंट करा, 2 लाइट इंसिडेंट करा दूंगा, तो अब क्या होगा, ये मर्ज हो जाएगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये आयाम है, वो बढ़ जाएगा। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ में आया, इस टाइप से। अब यहाँ पे इतना दूर जा रहा था, अब इसका श्रिंक कितना हो गया, इतना दूर हो गया, क्योंकि 2 लाइट इन पे इंसिडेंट हो गया, ये इसका भी हाइट बढ़ गया। इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर आयाम, जो मैक्सिमम जो श्रिंक का मान होता है ना, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो 2 लाइट हुआ तो बढ़ गया, तो इसी को ही तीव्रता बोलते हैं। मतलब तीव्रता बढ़ना मतलब जितना ज़्यादा लाइट आएगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाना, उसी को क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, मान लो एक पराबैंगनी प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है, तो उसका जो उत्सर्जन होगा इलेक्ट्रॉन का वो 1 होगा। मान लो 2 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो गए, 3 बढ़ गया तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस टिप से समझ सकते हो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर डिपेंड करती है, और जो गतिज ऊर्जा है वो इसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है। अब आवृत्ति क्या है उसको समझो, तो आवृत्ति ना इसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो ये जो लाइट है, प्रकाश जो स्रोत है, वेव है, वो इस टाइप से जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी 1 सेकंड में ये कितना ट्रैवल कर पाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक समझ लो, ये ऊपर गया फिर नीचे गया, यहाँ तक 1 सेकंड में कितना ये श्रिंग और मतलब एक श्रिंग और एक गर्त को ट्रैवल करने में 1 सेकंड में कितना वो ट्रैवल कर पा रहा है, उसको बोलते हैं आवृत्ति। ये एक प्रकार का लाइट हो गया। एक प्रकार का लाइट ऐसा भी हो सकता है जिसमें बहुत जल्दी श्रिंग गर्त बन रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
ये 1 सेकंड में काफ़ी बहुत ज़्यादा ये क्या कर लेगा, 1 सेकंड में काफ़ी इतना कर लेगा, ठीक है। तो इसकी जो आवृत्ति है ये ज़्यादा है, आवृत्ति का है। ये 1 सेकंड में क्या कर रहा है, इतना ही बस ट्रैवल कर पा रहा है, मतलब एक ही गर्त यहाँ पे ट्रैवल कर पा रहा है, जबकि 1 सेकंड में क्या है, बहुत ज़्यादा कर पा रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दोनों में समझने का जो हमारा मेन उद्देश्य था, तीव्रता किसको बोलते हैं, आवृत्ति किसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है वो भी समझ में आ गया, जो मैक्सिमम जो स्विंग का मान होता है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जो ये जो है फ्रीक्वेंसी है, मान लो यहाँ पे अगर इस टिप से लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे उसकी आवृत्ति क्या होगी, काफ़ी कम होगी। और इस टिप से मान लो पराबैंगनी प्रकाश इंसिडेंट हो रही है, जिसको हर 1 सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पे जो श्रृंग गर्त है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो वहाँ उस टाइम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसकी आवृत्ति क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो इस टिप से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक पराबैंगनी प्रकाश इंसिडेंट हो रही है, जिसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे उसकी तीव्रता काफ़ी कम होगी, ठीक है। और मान लो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। और काफ़ी बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। मेन यही मेरे को समझाना था, ठीक है। ये 2 पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट का, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा और तीसरा पॉइंट को, दूसरा पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। बताया ना मैं, जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है, न कि तीव्रता पर। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़ होता है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। इसको कुछ फार्मूला के रूप में ऐसा बना सकते हो, ग से ग आ ऐसे करके कुछ इसका ट्रिक बना सकते हो, गतिज ऊर्जा ग आ ऐसे करके, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो संख्या के स और तीव्रता से ती, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हो जिससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इसको समझ में आ गया है तो ऐसे भी कन्फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि आवृत्ति पर, ठीक है। इतना आप लोग लिख देना, दोनों पॉइंट को समझ में आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हो, चौथा पॉइंट एकदम ईजी है। क्या हो रहा था चौथा पॉइंट में, जैसे ही धातु सतह पर प्रकाश पड़ रहा था, ये जो पराबैंगनी प्रकाश है, जैसे ही इस धातु की चकती पर पड़ रहा था, धातु की सतह पर पड़ रहा था, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। ये हमारे पास जो 4 निष्कर्ष थे वो इस एक्सपेरिमेंट से निकले, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जो प्रकाश जो आपतित हो रही है उसकी जो आवृत्ति न्यू है वो इस धातु की शक्ति की एक मिनिमम न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसको देहली आवृत्ति बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके मान से अधिक होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, ठीक है। सेकंड बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसकी जो गतिज ऊर्जा है, ध्यान रखना ये गतिज ऊर्जा किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो आवृत्ति किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इंसिडेंट जो लाइट है, जो पराबैंगनी प्रकाश है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम कब होगी, जब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट आपतित हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनल का यहाँ पे रिलेशन होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो तीव्रता पर डिपेंड करती है। तीव्रता पर कैसे डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा तीव्रता होगी, ठीक है। ये तीव्रता किसकी है, तो ये जो वही सेम बताया ना, इंसिडेंट लाइट की है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट की तीव्रता ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, तुरंत जैसे ही यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश उस धातु की शक्ति पर आपतित होगी वैसे ही क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। मतलब एक भी सेकंड का देरी नहीं लगता, जैसे लाइट पड़ा उसमें तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगते हैं। ये 4 निष्कर्ष निकले थे। अब ये जो 4 निष्कर्ष हैं ना, इसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए, इसका व्याख्या करने के लिए क्या किया, पहले तो इसको देखो क्लासिकल मैकेनिक्स मेथड से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन सा, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो ना, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ठीक है, उससे इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वो गलत रीज़न मतलब उसमें कुछ और ही हो रहा था, यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। वो बोलता है कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर डिपेंड करती है, ठीक है। और बोलता है कि जैसे तुरंत इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन एक ऐसा पॉसिबल है, 1-2 सेकंड तो लगना ही चाहिए, ऐसा बोलता है, ठीक है। और ये इसका भी कुछ बताता है कि न्यू जीरो का मान से अधिक नहीं होना चाहिए, इस टाइप से बताता है। मतलब वो गलत एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो सही से एक्सप्लेन तो हो नहीं पाया। फिर कुछ सालों बाद, 8-10 सालों बाद, जो आइंस्टीन थे उन्होंने फिर क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेते हुए, ठीक है, जो प्लांक ने बताया था ना कि फोटोन जो लाइट होते हैं वो फोटोन या पैकेट या बंडलों के रूप में होती है जिसकी ऊर्जा h न्यू होती है,
उसके रूप में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो उससे फिर क्या किया, कंप्लीटली एक्सप्लेन हो पाया। ठीक है, तो अब इसको हम दोनों को देखते हैं कि क्या था क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन और क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन। ठीक है, देखो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, 3 पॉइंट में इसको बता रहा हूँ मैं, 3 पॉइंट में बता देता हूँ, और तीनों पॉइंट जो था ना वो रॉन्ग एक्सप्लेन किया था। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यहाँ पे जो प्रायोगिक निष्कर्ष निकले, जो 4 पॉइंट निकले ना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो मैं बताया था जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था उसकी स्टार्टिंग में कि क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ लिमिट्स थी, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। तो यही रीज़न थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, क्वांटम इफेक्ट है, इसमें कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहे थे जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो थ्योरी दिया गया है उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ एक एक्सपेरिमेंट थे। देखो सबसे पहला जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है। अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स भी कौन सा क्लासिकल मैकेनिक्स, जो मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था उसके अनुसार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार ये हुआ था कि जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता को यदि हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, तीव्रता इन द सेंस कि एक प्रकाश का, 2 प्रकाश का आगमन, 3 प्रकाश का आगमन, इस टाइप से इसकी तीव्रता को हम लोग बढ़ाते हैं। तो मैं बताया ना, जैसे 2 प्रकाश बढ़ा रहे हैं तो इसकी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ते जाता है। मान लो 3 करेंगे तो ये और ऐसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे दूरी तय करेगा तो यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसी टाइप से यदि हम लोग प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो क्या, यहाँ पर मैं लिखते भी जाता हूँ ना ताकि समझ में आ जाए, तीव्रता हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका आयाम भी बढ़ेगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रहे हैं ना, तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो आयाम भी बढ़ेगा। अब आयाम मान लो बढ़ रहा है, ज़्यादा आयाम का यहाँ पे प्रकाश इंसिडेंट हो रहे हैं तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। अब ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो जो ऊर्जा है वो उस धातु तल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको देंगे। ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा कंपेयर टू यदि एक यहाँ पे प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है तब। ठीक है, तो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उसकी जो ऊर्जा है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आया ना, गतिज ऊर्जा, ध्यान देना क्या बोला, तीव्रता ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा प्रकाश इसमें इंसिडेंट होंगे तो उसकी आयाम भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा मैं बताया था शुरू में आयाम कैसे बढ़ता है। ठीक है, आयाम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी उस धातु तल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको देंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी, संख्या नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है उसको ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो देख लो तीव्रता जो है डायरेक्ट डिपेंड किस पे कर रही है, गतिज ऊर्जा पर। तीव्रता वो डिपेंड किस पे कर रही है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पर डिपेंड कर रही है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में जो तरंग सिद्धांत है वो बोल रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है निष्कर्ष में, देखो जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा जो है वो तीव्रता पर डिपेंड कर रही है, ये बोल रहा है। तो लेकिन जो एक्सपेरिमेंट में है वो जस्ट गलत उल्टा आ रहा था, उसमें गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति पर डिपेंड कर रही थी। तो ये मतलब घटना हुआ था कि क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट को मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो दूसरा पॉइंट ये था कि हमने क्या पढ़ा कि जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो किस पर डिपेंड कर रही है, तीव्रता पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अभी हमें बताया। तो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या है, तीव्रता इतनी है कि वह क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर पा रही है। मतलब मिनिमम इतनी तीव्रता है उस इंसिडेंट प्रकाश पर, उसकी तीव्रता इतनी है कि वो क्या कर पा रही है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर पा रही है। समझ में आ रहा है ना, मैं बताया था जो तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो तरंग सिद्धांत ये बोलती है कि जो इंसिडेंट हो रही है प्रकाश उसकी तीव्रता इतनी अधिक है या इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल कर पा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो पा रही है। ठीक है, तो आपने तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जब जो इंसिडेंट हो रही है लाइट उसकी जो आवृत्ति न्यू है वो धातु तल की जो मिनिमम आवृत्ति है जिसको देहली आवृत्ति बोले थे उससे अधिक होगा, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ये बोले थे। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे तरंग सिद्धांत ये बोलता है कि तीव्रता इतनी है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल हो पा रहा है, तो जो तीव्रता है वो मतलब उसको पर्याप्त ऊर्जा दे पा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइट इसमें इंसिडेंट हो रही है इस धातु तल पर। अब इस धातु तल में इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जन हो पाएंगे जब इसकी तीव्रता कुछ मिनिमम होगी या कुछ इसकी तीव्रता फिक्स होगी, तभी इस
धातु से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रही है। तो ये तीव्रता पर डिपेंड कर रही है जो उत्सर्जन है वो। लेकिन हम लोग ने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी उत्सर्जन हो पा रही है जब देहली आवृत्ति को क्रॉस कर पा रही है। ठीक है, इसकी जो आवृत्ति न्यू है, इस धातु तल की जो आवृत्ति है न्यू 0, इससे ज़्यादा होगी इसका मान, न्यू का मान, तभी वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो पाएगा, ये हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन तरंग सिद्धांत अलग बोल रहा है। तरंग सिद्धांत ये बोल रहा है कि तीव्रता इतनी है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी हो पा रहा है जब इसकी मिनिमम तीव्रता को क्रॉस कर रही है। तो तीव्रता जितनी होगी उतनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को, इस यहाँ पे जो धातु है इसमें इलेक्ट्रॉन है उसको मिलेगी। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ये बोलता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में तो ये वाला सिस्टम हो रहा है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि आपने क्या बोला, जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ रही है इस धातु तल पर, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं। मतलब एक भी समय नहीं लग रहा है। जैसे ही इसमें लाइट पड़ रही है तुरंत इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग रहे हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है, या जो तरंग सिद्धांत है वो ये बोलता है कि तुरंत कैसे निकल जाएगा, कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। कुछ ना कुछ समय क्यों लगेगा, मान लो जैसे यहाँ पे धातु का जो तल है या धातु का जो सतह है इसमें क्या है, एक एटम तो होंगे नहीं, बहुत सारे एटम होंगे ऐसे करके। ठीक है, मेटल है तो एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम तो होंगे नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो जैसे इस पर लाइट पड़ रही है तो ये जो अपना ऊर्जा है वो एक को दिया, फिर वो दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, चौथे को देगा, पांचवे को देगा, सब तरफ ही क्या होगा, वितरित होगा, बटेगा। ठीक है, अब बटेगा तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। एक इलेक्ट्रॉन को मिलता, चलो एक इलेक्ट्रॉन रहता, उसको इंसिडेंट लाइट उस पर आया, उसको एनर्जी मिला, तुरंत वो एक्साइट हो गया, तुरंत बाहर निकल गया, समझ में आ रहा है। लेकिन धातु तल है उसमें तो बहुत सारे यहाँ पे एटम हैं, बहुत सारे एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे ये लाइट आया तो वो पूरा सब तरफ बटेगा, वितरित होगा, उसके बाद वो एक्साइट होंगे, फिर जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इसमें कुछ ना कुछ समय तो लगना चाहिए, ये बोलता है क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब कुछ समय यहाँ पे पॉसिबल होना चाहिए, कुछ समय लगना चाहिए जिससे ये जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा था, जैसे ही इसमें एनर्जी मिल रहा था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन लोग को तुरंत बाहर निकल जा रहा था। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मतलब हमें सफल नहीं हो पाया क्लासिकल मैकेनिक्स, इसीलिए फिर क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। अब क्वांटम मैकेनिक्स में देखो क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इससे पहले जो पहला टॉपिक था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, उसमें जो प्लांक थे उन्होंने क्या बोला था, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, उसमें जो प्लांक थे उन्होंने बोला था कि ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश है, यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है, एक पैकेट के फॉर्म में है, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में है, जिसकी एनर्जी क्या है, h न्यू है। ठीक है, ऊर्जा का एक पैकेट या बंडल के रूप में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, उसके रूप में गमन करती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं से भी गमन कर रहे, वेव के फॉर्म में गमन नहीं होती है, ये बोला था। एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट होती है, कुछ फिक्स्ड यहाँ पे एनर्जी होती है। h न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल में होना चाहिए बोलता है, और डिस्क्रीट होना चाहिए, ये बोला प्लांक ने। ठीक है, एक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, ऐसा बोला था प्लांक ने। और इसका जो फार्मूला बताया था या जो एनर्जी का जो मान बताया था वो क्या बताया था, h न्यू बताया था। h क्या है पता है, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखना, बहुत जगह यूज़ होगा। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है। ठीक है, इसको याद रखना, हर बार एक काम आएगा। ठीक है, तो इस टिप से ये क्या होता है, इसका एनर्जी होती है। और इसका मोमेंटम भी बताया था मैं, मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम निकाल सकते हो। ठीक है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में बताया था मैं, तो ये इस टिप से होगा। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, h न्यू की जगह में इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को पता है क्या होता है, c बराबर न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं न्यू का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, c अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, c अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा वेवलेंथ के फॉर्म में। इस टिप से इसका एनर्जी होता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या किया, इसी के आधार पर जो रिजल्ट प्राप्त हुए इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि जैसे ही कोई भी आवृत्ति का हो, जैसे प्रकाश उस पर इंसिडेंट हो रही है, न्यू आवृत्ति का मान लो, इस पर प्रकाश क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो ऊर्जा है, ठीक है, h न्यू जो ऊर्जा है, जो बताया ना मैं, जो लाइट है वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में जा रही है, उसकी ऊर्जा कितनी है, h न्यू है। h न्यू जो ऊर्जा है वो यहाँ पे जो धातु को पड़ रही है, धातु की सतह पर पड़ रही है, तो ये जो h न्यू ऊर्जा है ये दो रूप में व्यय होती है, दो रूप में खर्च होती है, ये आइंस्टीन ने बोला। ठीक है, प्लांक का काम इतना ही था, बस मतलब उन्होंने सहारा लिया कि जो बताया था उन्होंने कि जो फोटॉन है,
जो लाइट है वो फोटॉन के रूप में चलती है। बस ये यहाँ तक उन्होंने बताया था, मेन एक्सप्लेन तो आइंस्टीन ने किया था। उन्होंने बोला कि जो एच न्यू ऊर्जा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो एच न्यू ऊर्जा दो रूप में व्यय होती है। मतलब इसको मैं समझाता हूँ, पहला रूप, ये दूसरा रूप, ठीक है। जो ये ऊर्जा एच न्यू है ये दो प्रकार से व्यय होती है, ठीक है। सबसे पहला जो व्यय होगी वो क्या होगा, जैसे ये एक धातु की जो सतह है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में भी होंगे, कुछ इसके बाहरी आवरण में भी होंगे, ठीक है। तो जो एच न्यू है वो सबसे पहले क्या करेगा, उसका कुछ भाग जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है इसको सतह तक लाने में व्यय होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में व्यय, सतह तक लाने में खर्च होगा। उसके बाद जो बच गया, जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, आधा एनर्जी इसको सतह तक लाने में व्यय हो गया। जो दूसरा बच गया जो एनर्जी है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो सतह पर आ गए हैं उसको ये गतिज ऊर्जा देने के लिए यूज़ होता है। मतलब उसको गतिज ऊर्जा देंगे तभी तो वो आगे मूव करेगा ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगा तभी वो आगे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में, गतिज ऊर्जा देने में, तो इस प्रकार से जो एच न्यू ऊर्जा है ना उसका यूज़ दो प्रकार से होता है। सबसे पहला जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहरी सतह तक लाने में यूज़ होगा, और दूसरा जो बाहरी सतह में आ गए इलेक्ट्रॉन उसको वो गमन करने के लिए, उसको ट्रैवल करने के लिए उसको गतिज ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये एच न्यू का दो प्रकार से यहाँ पे अपव्यय होता है या फिर व्यय होता है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है उसको सतह तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है या फिर जो ऊर्जा देना पड़ रहा है उसी को ही क्या बोलते हैं, कार्य फलन कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान देना, कार्य फलन, या फिर इसे क्या बोलेंगे, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। तो अगर इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। अगर इसका डिफिनेशन के रूप में मान लो तुमको लिखना रहेगा तो कैसे लिख सकते हो, किसी धातु का कार्य फलन, किसी धातु का कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उस धातु के भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उसके तल तक लाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। धातु के भीतर से उसके तल तक लाने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उसको कार्य फलन या फिर देहली ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और ये भिन्न भिन्न जो धातु है उसके लिए अलग अलग होता है। मान लो जिंक ले रहे हैं तो उसमें अलग फाई का मान होगा, और मान लो कॉपर ले रहे हैं या एल्यूमिनियम ले रहे हैं उसके लिए फाई का मान अलग अलग होगा, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, देहली ऊर्जा को न्यू जीरो से, मतलब कार्यफलन को फाई से डिनोट करेंगे, लेकिन देहली आवृत्ति को यदि डिनोट करना है तो न्यू जीरो, और देहली तरंग धारे को डिनोट करना है तो लैम्डा नॉट या लैम्डा जीरो, इससे करते हैं, ठीक है। तो यदि बताओ मैं यदि फाई का मान यदि लिखना चाहूँ, कार्यफलन का मान लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एच न्यू जीरो, ठीक है। इसको याद रखना, फाई को मैं क्या लिखा, एच न्यू जीरो, ठीक है। अब देखो ये पहला पार्ट हो गया, फाई का मान एच न्यू जीरो हो गया। दूसरा क्या बताया मैं, जो इलेक्ट्रॉन जो सतह पर आ चुके हैं उनको गतिज ऊर्जा देने के लिए जो बचा हुआ एनर्जी है वो यूज़ में होता है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। m क्या हो जाएंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, v क्या है उसका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूला हमको समझ में आ गया। पहला फाई आधा ऊर्जा जो है काइनेटिक, ये कार्य फंक्शन के लिए यूज़ होगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों एच न्यू के बराबर होते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से तुमको पता है क्या लिख सकता हूँ मैं, एच न्यू इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लिख सकता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी को। और आगे क्या लिख सकता हूँ, ये एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv², ठीक है। तो जो एच न्यू है वो दो भागों में अपव्यय हुआ, एच न्यू जीरो और 1/2 mv², समझ में आया। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से मैं देखो इसको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू माइनस फाई, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको समीकरण 1 दे दो, इसका यूज़ कई बार होगा अभी बाद में आगे, ठीक है। इसको क्या किया मैं, काइनेटिक एनर्जी फाई को इधर ट्रांसफर कर दिया, एच न्यू माइनस फाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन तुम लगा सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझो समीकरण 1 को। अब थोड़ा सा ध्यान देना ना, काइनेटिक एनर्जी क्या था, उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो हो गया। एच न्यू क्या है, जो फोटॉन आपतित हो रहा है उसके पास कितना एनर्जी था वो हो गया। फाई क्या है, जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहरी सतह तक लाने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी वो हो गया, ठीक है। अब तुम लोग नोटिस करो, यदि मान लो ये जो धातु तल हो गया, यहाँ से इंसिडेंट हुआ एच न्यू ऊर्जा, मान लो ये एच न्यू ऊर्जा का मान पूरा खर्च हो गया सिर्फ अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको सतह तक लाने में। मतलब एच न्यू का मान यहाँ पे लिख सकता हो, एच न्यू
इक्वल टू 5 हो गया। मतलब समझ में आ रहा है, पूरा पूरा जो एनर्जी है एच न्यू, जो आपतित प्रकाश था उसका ऊर्जा एच न्यू, वो पूरा पूरा खर्च हो गया किसमें, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको सतह तक लाने में। ठीक है, तो एच न्यू इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब एच न्यू इक्वल टू 5 हुआ तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा, समीकरण 1 में मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इन द सेंस क्या है भाई, पूरा पूरा एनर्जी यहाँ से इसको सतह तक लाने में खर्चा हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है उसको गति करने के लिए जो गतिज ऊर्जा चाहिए रहता है वो तो जीरो हो जाएगा ना, उसको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा एनर्जी तो उसको अंदर से बाहर तक लाने में ही खर्चा हो गया, उसको पास बच ही नहीं रहा है, उसको गति करने के लिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। और इस कंडीशन में तुम लोग दिमाग लगाओ, जैसे एच न्यू जो है वो पूरा पूरा खर्चा हो गया यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो यही तो हमारे देहली आवृत्ति के बराबर में है। देहली आवृत्ति क्या था, वह मिनिमम या वह न्यूनतम ऊर्जा या वह मिनिमम आवृत्ति जब उससे ज़्यादा देने पर क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा। मैं बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, जो ये न्यू का जो मान है, जो आपतित फोटॉन है या आपतित जो प्रकाश है उसका जो आवृत्ति है, इस मिनिमम आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए, यदि उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही तो हो रहा है, इसका मान कार्यफलन न्यू जीरो के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, सारा एनर्जी इसी में खर्चा हो गया, तो बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए उसके पास एनर्जी ही नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, न्यू का मान न्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो न्यू का मान न्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा कंडीशन है, न्यू इक्वल टू न्यू जीरो है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो एच न्यू, तो न्यू की जगह में क्या हो जाएगा, न्यू जीरो माइनस 5। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इक्वल टू एच न्यू जीरो। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1 में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। क्या आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। इसको हम लोग लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा जीरो। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसको याद रखना। बस हो गया, हम लोग को यही समझाना था। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा नोटिस करो, 2 मिनट का और लेक्चर बचा है। क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा माइनस एच सी अपान लैम्डा नॉट, या फिर इसी को मैं क्या लिखा था इससे पहले, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ठीक है, तो ये जो आइंस्टीन ने इक्वेशन निकाला था समीकरण नंबर 3, इसी से ही क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आ रहे थे वो एक्सप्लेन हो जाएगा। कैसे एक्सप्लेन होगा, तो देखो सबसे पहला यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो, जैसे जैसे मैं न्यू का मान बढ़ाते जाऊँगा, न्यू क्या है, जो जो लाइट आ रही है या जो पराबैंगनी विकिरण जो इंसिडेंट हो रही है उसकी आवृत्ति है। ठीक है, जैसे जैसे मैं न्यू का मान बढ़ाते जाता हूँ तो तुम नोटिस करो इस इक्वेशन में न्यू का मान बढ़ते जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा ना, है ना। ये प्रोपोर्शनल चिन्ह में है, जैसे जैसे न्यू का मान में बढ़ाते जाऊँगा काइनेटिक एनर्जी का मान भी बढ़ते जाएगा। यही तो हम लोग बोले थे जब रिजल्ट निकला था, तो क्या बोले थे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के। जैसे जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ाते जाएंगे उसकी आवृत्ति भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। या फिर बोल सकते हैं जैसे जैसे हम लोग आवृत्ति का मान बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया इक्वेशन। दूसरा क्या बोल सकते हो, यदि मैं यहाँ पे नोटिस करो, यदि जो आवृत्ति है उसको मैं कम करते जाऊँ, ठीक है, कम करते करते इतना कम कर दिया कि वो जीरो हो गया, तो यहाँ पे यदि इसका मान में जीरो हो जाएगा तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस एच न्यू जीरो। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मान नेगेटिव हो रहा है, तो भाई इतना एनर्जी इसको चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा कंडीशन आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन पॉसिबल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉसिबल मतलब उत्सर्जित होगा ही नहीं। तो यहाँ ये जो न्यू है इसका मान इतना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि ये पॉजिटिव ही रहे काइनेटिक एनर्जी का मान। काइनेटिक एनर्जी का मान पॉजिटिव रहेगा तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान पॉजिटिव रहेगा तब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन था पॉजिटिव रहेगा, तभी क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना।
काइनेटिक एनर्जी का मान पॉजिटिव रहेगा तभी क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर पाएगा। यदि मान लो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा, जब एच न्यू का मान 0 हो जाएगा, तभी काइनेटिक एनर्जी का मान नेगेटिव आ रहा है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मान नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी का मान नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उसको पर्याप्त एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ जो पूरा एनर्जी है वो इसको बाहर यहाँ तक सतह तक लाने में ही खर्चा हो जा रहा है। उसके बाद उसको इतना एनर्जी नहीं मिल पा रहा है कि वो गमन कर पाए। ठीक है, तो ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन था जो फर्स्ट पॉइंट का, कि जो न्यू का मान है वो न्यू जीरो के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। समझ में आ गया। जो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग बताए थे ना रिजल्ट में, वो वाला पॉइंट, न्यू का मान न्यू जीरो का मान से अधिक होगा। तो यहाँ नोटिस करो, न्यू का मान न्यू जीरो का मान से अधिक होता है तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तभी क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव कर पाएगा। तो ये इसको एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, तीसरा एक लास्ट पॉइंट ये था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रहा था ना कि कुछ समय लगना चाहिए ऐसे करके, मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन आया तो तुरंत लाइट आया, ये एनर्जी आया और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसे करके रिजल्ट आया था। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स बोला नहीं, कुछ तो टाइम लगना चाहिए बोला। लेकिन आइंस्टीन ने ये बोला उसको कि जो एनर्जी आ रही है, एच न्यू आ रही है, वो पैकेट के रूप में आ रही है। ठीक है, या पैकेट या बंडल के रूप में आ रही है, मतलब एक डिस्क्रीट एनर्जी आ रही है। पहला एच न्यू आया, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा। दूसरा एच न्यू आया, वो क्या कर देगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा। मान लो 3 एच न्यू आ रहा है, वो 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे रहा है। मतलब जितने फोटॉन का पैकेट आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे, ऐसा बोला। इसलिए उसमें कुछ समय नहीं लगता है। जैसे ही एच न्यू एनर्जी आया तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे 2 एच न्यू एनर्जी आया 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जितने ज़्यादा पैकेट आएंगे, जितने ज़्यादा फोटॉन आएंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर से उत्सर्जित होंगे। इसका मतलब क्या है, यदि तीव्रता का मान ज़्यादा है तो उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आया। तो देखो ये वाला पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिया। कम तीव्रता है तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा तीव्रता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे करके आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया। और वही तुरंत, जैसे एच न्यू तुरंत आ रहा है तो उसको डिस्क्रीट एनर्जी है तो कुछ समय लगना नहीं है। जैसे एक एनर्जी आया तुरंत उसको एक्साइट करके तुरंत निकाल दिया, दूसरा एनर्जी आया उसको एक्साइट किया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस टाइप से घटना तुरंत होती रहती है। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसका प्रायोगिक व्यवस्था लिखोगे, उसमें थ्योरी भी लिखोगे क्या कौन क्या ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट निकालोगे, 4 पॉइंट में रिजल्ट लिख सकते हो। उसके बाद उसका व्याख्या करोगे। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में उसकी व्याख्या करोगे जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स से हटकर फिर क्वांटम मैकेनिक्स आया। क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सा फिनोमिना यूज़ किया गया, तो प्लांक ने बोला था कि जो लाइट है वो फोटॉन या पैकेट में ऊर्जा के पैकेट के रूप में वहाँ पे गमन करती है, जिसकी ऊर्जा एच न्यू होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर जो एच न्यू है वो आइंस्टीन ने बोला कि 2 रूप में व्यय होती है। पहला इलेक्ट्रॉन को जो अंदर का जो सतह है उसको पूरा बाहर तक लाने में, तल तक लाने में खर्चा होती है, जिसको कार्यफलन या देहली ऊर्जा बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, जिसका मान क्या होगा, एच न्यू 0। दूसरा जो पार्ट है एनर्जी का वो उस इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ चुका है उसको गतिज ऊर्जा देने में यूज़ होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा 1/2 mv²। मतलब जो एच न्यू है वो 2 भाग में बढ़ गया, एच न्यू 0 प्लस 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इसको ट्रांसफर करके मैं क्या कर दिया, समीकरण 1 दे दिया। अब यहाँ पे एक नोटिस ये करना है कि यदि एच न्यू का मान फाई के बराबर हो जाए, मतलब पूरा एनर्जी ही कार्यफलन हो जाए, तब क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का मान है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसी कंडीशन में से क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू इक्वल टू न्यू 0, देहली आवृत्ति बोलेंगे उसको। अब वहाँ पे दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला निकल जाएगा। फिर ये वाला फार्मूला निकलेगा तो यहाँ सब जो भी एक्सप्लेनेशन था, जो भी रिजल्ट आ रहा था वो पूरा करेक्टली एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट था आप लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 6 नंबर में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और ये न कि तुम्हारे अभी BSc MSc में भी पढ़ोगे, उसके बाद नेट गेट सेट IIT एग्जाम जो भी एग्ज़ाम दिलाओगे सब में ये बहुत सारा इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पे हम इसको दूर कर देंगे। ठीक है, और नहीं भी आया होगा तो भी बताइएगा कि समझ में नहीं आया सर। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कॉम्पटन इफेक्ट रहेगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो ठीक है, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।